Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express newspaper analysis and editorial analysis of 31st of October 2020. Before we start, I want to say something. Guys, मैं जहाँ पे हूँ अभी पहले मतलब कि मैं यहाँ पे 10-15 दिन के लिए हूँ और यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसकी, तो दैट्स वाई मैं इस वीडियो का फुल HD वर्जन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. सो दैट इज़ द थिंग. थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए. मैं जल्दी दिल्ली जब चला जाऊँगा देन द वीडियो क्वालिटी विल बी फाइन. नाउ द थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ दैट कि आप भी अपना न्यूज़पेपर खोल लीजिए. एटलीस्ट अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी लेते हैं तो मैं आपको पढ़ाता तो हूँ ही, तो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके वो पेज आप खोला कीजिए जिस पे मैं पढ़ता हूँ, तो आपको क्लियर दिखाई देगा. वैसे क्लियर इसमें भी दिखाई देगा आपको, कोई क्योंकि आपको पढ़ना तो है नहीं, मैं एनालिसिस करके सब कुछ बता देता हूँ आपको. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको क्लियर देखने की ज़रूरत है, देन यू कैन डू दैट कि अपने फ़ोन पे आप खोल सकते हैं. इसका PDF मिल जाता है. और 1 मिनट. और अगर आपको इस न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा अपने पर्सनल मेल से. या फिर अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, तो उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा. तो मैं और भी इनिशिएटिव जैसे NCERT फॉर UPSC ये सारी चीज़ें लाने वाला हूँ. सो दैट इज़ द थिंग. अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Now let's start. Crisis on LAC worst in decades. India response firm and mature. So here the thing is that India has dealt with the worst crisis in decades. तो एक दशक से इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी क्राइसिस होती रही हैं, लेकिन सिंगला हु स्पोक एट द इंस्टीट्यूट फ्रांसिस डे रिलेशन इंटरनेशनल underlines respect for territorial integrity and sovereignty and peaceful resolution or dispute as he described India and France strong partner in Indo-Pacific. तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया चाइना तो दशकों से वर्स्ट क्राइसिस झेल रहा है, लेकिन फ्रांस जो है, फ्रांस में भी अटैक हुआ था तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया. तो फ्रांस ने कहा है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी जो है और पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और फ्रांस की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को दिखाता है. ठीक है. और इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें भी पीसफुलनेस, सॉवरेंटी एंड रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. दैट इज द थिंग. मीन्स सिंपल सा ग्लांस ये है कि इंडिया और फ्रांस की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती जा रही है. दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड ये आप यहाँ से एक चीज़ और भी दे सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में इंडिया US का भी अलायंस काफ़ी अच्छा होता जा रहा है और फ्रांस भी ये कह रहा है कि हम इंटीग्रिटी बनाए रखेंगे. दैट इज़ द थिंग. BJP वैक्सीन प्रॉमिस नॉट टू वायलेशन पोल कोड से इलेक्शन कमीशन. तो होता क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन के पहले, तो उसमें कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी है. लेकिन मतलब कि ये नहीं कह सकती कि ये बाइंडिंग है किसी के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह के इसको इम्पोज करवाता है. दैट इज़ द थिंग. तो अभी बीजेपी ने क्या किया था कि फ्री वैक्सीन की प्रॉमिस कर दी थी बिहार में. अब लोगों ने इलेक्शन कमीशन से पूछा क्या यह मॉडल कोड का वायलेशन नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये वायलेशन नहीं है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, मैनिफेस्टो केवल इलेक्शन के पर्पज़ से जारी किया जाता है. तो इलेक्शन के पर्पज़ से अगर कोई जारी की जाएगी तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जारी की जाएगी. सिंपल सी बात है. इसलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है. दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. गवर्नमेंट प्लान्स टू लीवरेज माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर डेटाबेस. तो PM स्वनिधि स्कीम है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे. इसके बारे में एक और न्यूज आइटम है आगे, तो उसमें सब कुछ एकदम डिटेल में दिया गया है और इसके जो चैलेंजेस हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो भी दिया गया है, तो वो देख लेंगे. अब PM जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है,
उसने क्या किया कि वो पीएम स्वनिधि को कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम के अंडर में लाना चाहती है। मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के अंडर का जो प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला स्कीम चलती है, उसके अंडर में इसको लाना चाहती है। इसके बारे में इसमें एक माइक्रो क्रेडिट होता है, 10,000 रुपीज़ लोन के रूप में दिए जाते हैं विदाउट इंटरेस्ट, मतलब उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। डिसबर्सल अंडर द स्कीम हैज़ राइजन टू 15,000 पर डे। तो ये एक्सपेंड करके राइज करके 15,000 पर डे जो डिसबर्सल है उसको राइज कर दिया गया है। और एंड अराउंड रुपीज़ 582 करोड़, तो 582 करोड़ रुपीज़ इसके लिए डिसबर्स भी किया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे देख लेंगे, जो डिटेल में मिलेगी आगे, और अच्छा दिया हुआ है। ओके, आज एकता दिवस है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो है। द फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। द प्राइम, इनका एक कोटेशन है, याद रखिएगा, इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फील दैट दिस कंट्री इज फ्री एंड टू डिफेंड इट्स फ्रीडम इन इज हिज ड्यूटी। सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू implement in our life. National Unity Day, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो दैट इज द थिंग। स्लो विंड क्लियर स्काई वाटर बिहाइंड दिल्ली अनयूजुअल कूल। तो दिल्ली में क्लियर स्काई हो गया था, विंड स्लो हो गई थी। तो ये वही जो रिट्रीटिंग मानसून है और जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है उसका फिनोमेना है। वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल। एयर क्वालिटी टू इम्प्रूव एज विंड स्पीड पिक्स अप। तो अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो जो पॉल्यूटेंट एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं वो सारे डिस्पर्स हो जाएंगे, और डिस्पर्स होने के बाद जो एयर क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। और रीजन में ये दिया भी जाता है कि जब विंड स्पीड स्लो होती है तो उसका पॉल्यूटेंट का कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, जिसके थ्रू पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। यमुना अमोनिया लेवल शूट अप, तो यमुना का अमोनिया लेवल ज़्यादा हो गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप अमोनिया के बारे में बताइए। नीचे आपको जो भी पता है आप सर्च करके भी बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी अमोनिया के बारे में पूछ सकता है, उसकी प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज़ों के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गेट्स अ टूरिज्म बूस्ट, पीएम लॉन्च 17 प्रोजेक्ट। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आज एकता दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में मोदी जी गए थे, तो उन्होंने 17 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, और जिसके थ्रू टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा। अब इसमें सारी चीज़ें जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। दो दिन की विजिट पे हैं, और ये है कहाँ, केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, और नर्मदा नदी के किनारे भी बना हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। एक ट्रेन चलाई गई है 6 किलोमीटर की, ठीक है। सॉरी, आई थिंक, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, बीच से नहीं बताता। गवर्नर आचार्य देवव्रत रोड द ट्रेन इंडल्ज इन गेम्स ऑफ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। तो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, उसमें बच्चों की ट्रेन चलाई गई है। एंड क्रूज इन जेटी अलॉन्ग द 6 किलोमीटर नेविगेशन चैनल डाउन स्ट्रीम नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के डाउन स्ट्रीम जो चैनल है उस पर एक क्रूज चला गया है, तो उसमें नर्मदा नदी में कोई भी घूमना चाहे तो घूम सकता है। एंड पेटेड एनिमल एंड बर्ड एट द सरदार पटेल केवड़िया जूलॉजिकल पार्क। सरदार पटेल केवड़िया जूलॉजिकल जो पार्क है उसमें एनिमल्स और बर्ड को भी रखा जाएगा। मतलब कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दैट वर सेलेक्टेड टू इनॉग्रेशन ऑन March 26 बट और पोस्टपोन ड्यू टू कोविड। तो 26 मार्च को ही होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। एकता दिवस है आज, ये मैंने आपको बता दिया है। मोदी बिगेन द केवड़िया विजिट इन इनॉग्रेटिंग द आरोग्यवन में क्या होगा कि 1000 स्पीसीज है उसमें मेडिकल की, हर्बल प्लांट है, एंड टू गेट टूर ऑफ गार्डन इन गोल्फ। तो गोल्फ कार्ट भी वहाँ बनाया गया है विद फेस मास्क ऑन। तो वो मतलब कि ये तो मास्क लगे थे, एक्सेप्ट एट अ कपल ऑफ सेल्फी पॉइंट वेर ही स्टॉप टू टेक पिक्चर, ठीक है। तो इनकी विजिट है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है आरोग्यवन का, ठीक है। द पीएम इंटरेक्टेड विद द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वुमेन का, उनसे नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, और वो लोग आरोग्य कैफ़े वर्क चलाती हैं, ए हेल्थ कैफेटेरिया वेयर टूरिस्ट विल बी एबल टू परचेज हर्बल आइटम। तो हर्बल आइटम्स जो होंगे वो उसको जो टूरिस्ट आएंगे, जैसे यहाँ से कुछ जड़ी बूटी कुछ लेके जाना है तो वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही कुल मिला के 17 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च
किया है। आपको एक ग्लिम्स थोड़ा सा होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल के लिए ऐड कर सकते हैं। ऐसा यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि पीएम ने 17 स्कीम कौन सी लॉन्च की है, बट अगर टूरिज्म के ऊपर कुछ आता है तो उस पर आप ये इसके 2-3 एग्जाम्पल कोट कर देंगे, दैट्स इनफ। साइटिंग रिपीटेड पोल कोड ब्रीच, इलेक्शन कमीशन रिवोक्स नॉर्थ स्टार कैंपेनर स्टेटस। तो अभी क्या हुआ है कि देखिए, सबसे पहले तो स्टार कैंपेनर होता कौन है मैं ये आपको बता देता हूँ। स्टार कैंपेनर इज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु कैन वर्सेस फॉर पार्टी कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। तो वो एक ऐसा आदमी का पॉइंट किया रहता है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है पार्टी में, और वो जो आदमी जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके लिए प्रचार करता है। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर में ये है कि मान लीजिए 20-25 स्टार कैंपेनर हो गए, तो किसी पार्टी का जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन में, वो फिक्स होता है। मतलब ये होता है कि जैसे किसी को 70 लाख ही खर्च करना है तो 70 लाख ही खर्च करेगा। लेकिन अगर वो ऐसे कैंपिंग में, रैलियों में अगर वो उस पैसे को इंक्लूड कर देगा तो उसके पास पैसे बचेंगे नहीं, या पैसे कमी हो सकती है। तो ये स्टार कैंपेनर का है कि स्टार कैंपेनर जितने भी होंगे उनकी रैलियों में या उनके ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी का जो फिक्स फंड है उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, उसमें एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब उसमें वो जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए स्टार कैंपेनर लगाए जाते हैं कि वो जो रैलियाँ करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और जो पैसा रहेगा उसको और भी अदर पार्टी के काम के लिए यूज किया जाएगा। मतलब कि होगा तो इलेक्शन के लिए यूज़, बट ये स्टार कैंपेनर जो है इनके लिए इनका जो एक्सपेंस होगा वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हुआ क्या था कि कमलनाथ ने क्या कहा था, शायद किसी लेडी पॉलिटिशियन को इन्होंने आइटम बोल दिया था, और इन्होंने शिवराज सिंह चौहान इलेक्शन सेट दैट टेकन एक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस लीडर ओवर द रिमार्क कॉलिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान माफिया। तो इन्होंने सीएम शिवराज सिंह जो है उनको माफिया कह दिया था, मिलावटखोर कह दिया था। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इलेक्शन कमिश्नर स्टार कैंपेनर थे ये कमलनाथ जी, इनके स्टार कैंपेनर के स्टेटस जो है वो छीन लिया है, मतलब उसको रिवोक कर लिया है। अब स्टार कैंपिंग नहीं कर पाएंगे। पाक मिनिस्टर रिवील ट्रूथ ऑन पुलवामा अटैक। तो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पहले रिफ्यूज कर रहा था, हमने कुछ नहीं किया पुलवामा में, लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर एक ज़्यादा बोल गए। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वहाँ पे उनके घर में ठोक के आए हैं, उनको घर में हरा के आए हैं। ये इमरान खान की लीडरशिप में सबसे ज़्यादा हमारी सक्सेस है, सबसे बड़ी सक्सेस। तो उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि हमने ये करवाया है। अब राजनाथ सिंह जी उस पर एक्शन लेंगे, वो बहुत अग्रेसिव थे इस बात को लेकर के। सीबीआई कोर्ट से एक्यूज पुलिस ऑफिस एक्टेड वाइल डिस्चार्जिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। तो सीबीआई के बारे में आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। इट फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन, पब्लिक ग्रीवियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में जो मिनिस्ट्री आती हैं उनमें से कुछ के अंडर ये काम करता है। हाउएवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफिसर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इट्स सुपरिटेंडेंस वेस्ट विद सेंट्रल वीसी। तो ये इसकी सुपरिटेंडेंस जो वेस्ट होती है उस सीबीसी से होती है। अब मैं एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ, ये अपनी पावर ड्राइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। तो ये जो पावर ड्राइव करता है ये मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ें, कुछ जो बॉडीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन है कुछ भी, तो वो ड्राइव करता है। लेकिन ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से सीबीआई अपनी पावर ड्राइव करता है। ये मेरी तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो उस नोट्स में नहीं थी। ओके, now let's move further. Relief for hawker center flag issue to Maharashtra state says following news। तो अभी मैं जो ऊपर बता रहा था स्ट्रीट वेंडर्स की, उसके बारे में है, तो इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि एन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम रोल्ड आउट बाय सेंटर टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल टू स्ट्रीट वेंडर। तो स्ट्रीट वेंडर जो है उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जाना था, ये सेंटर की स्कीम थी। मैं नाउ भी कॉट बिटवीन द सेंटर एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो सेंटर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में वो फंसी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरे की गवर्नमेंट है और बीजेपी सेंटर में बीजेपी की है। तो दैट इज़ द थिंग, पॉलिटिकल थिंग्स में जो कॉमनर्स हैं वो फंसते हैं। अब इसमें ज़्यादा में पॉलिटिक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसमें जो स्कीम है इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा।
इन अ रिव्यू मीटिंग ऑफ पीएम, तो पीएम मोदी ने रिव्यू मीटिंग सुनी थी इन October 16 सोर्स that multiple issues are flagged by the center to Maharashtra. Many street vendors who are identified in the survey conducted by state are not registered एज एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो अब इसमें हुआ क्या है कि महाराष्ट्र ने क्या किया है कि सर्वे करा दिया स्ट्रीट वेंडर्स का, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट बनाई उसमें से आधे से ज़्यादा लोग एलिजिबल ही नहीं है उस बेनिफिट के लिए। सर्वे कराने का मतलब क्या था फिर? आप सर्वे करा लो, कोई उसमें एलिजिबल ही नहीं है, सर्वे के टाइम पे देखना था कौन एलिजिबल है, तो उसके हिसाब से सर्वे की रिपोर्ट बनती। लेकिन ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। A source said as per the scheme the condition of domicile of a street vendor has been imposed on their registration। तो अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी मांग उसमें की गई कि अगर वो डोमिसाइल है महाराष्ट्र के तभी उनको दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। एक प्रॉब्लम ये भी है, तो आप लोग प्रॉब्लम को नोट से या ध्यान में रखते चलिएगा। वो पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, या सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोलेगा तो आपके पॉइंट चाहिए होंगे। बट दे आर येट टू इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। तो पता क्या हुआ कि एप्लीकेशन तो मिल गए उनको, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, मतलब वेंडिंग की सर्टिफिकेट मिलेगी तभी वो एलिजिबल होंगे। तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो है वो इशू ही नहीं की गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। एंड नाउ अदर प्रॉब्लम है दैट पीएम स्वनिधि एंड नियरली 2 लाख वेंडर है, तो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो केवल 2 लाख लोगों को बेनिफिट मिला है। एंड लोन नीड टू बी रिपेड विद इन अ ईयर अंडर द स्कीम। तो 1 साल के अंदर उनको लोन भी रिपे करना है, वापस करना है, और अगर डिले कर करके देंगे तो 1 साल में वो कैसे वापस करेगा? सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अभी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर क्या हुआ कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने बोला कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगी स्ट्रीट वेंडर्स की। ये भी एक प्रॉब्लम होगी उनके लिए, क्योंकि ये एडिशनल थी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत मतलब समझ लीजिए कि ऐसे बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस स्कीम में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई वो थी ही नहीं, मेंशन ही नहीं था, लेकिन उन्होंने एडिशनल दे दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एंड एप्लीकेशन दे इन मेनी केसेस सॉर्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट सच एज डोमिसाइल। तो अभी क्या हुआ कि बैंक में जब भी गए तो बैंक वालों ने भी ऐसा काम किया कि बैंक वालों ने क्या किया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ। तो जो भी बैंक वालों ने एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लिए उनको परेशान करने के लिए कि वो दौड़ रहे हैं इधर उधर, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा डॉक्यूमेंट ही। एप्लीकेशन और रिसीव्ड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर इन द स्टेट ऑफ विच नियरली 20% हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो अगर 100% गया तो 20% अप्रूव्ड हुआ है, जबकि लेकिन ये है कि रिजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सारे एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम है पीएम स्वनिधि स्कीम की, ये आप याद रखिएगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सेंट्रल और महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, पॉलिटिशियन नहीं बनना। वी हैव नॉट इम्पोज एनी। तो अभी उसमें क्या हुआ है कि बीएमसी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, सिंपल से उन्होंने क्या है, उन्होंने सबको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रबल चल रही है, वो याद रखिएगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब ये डिफेंस ऑफ लिबर्टी, तो इसमें क्या हुआ है कि ये एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए थोड़ा सा फिलोसफिकल है, तो जिसमें हम पॉइंट नहीं मिलेंगे वो हम अभी ये खिलाद अहमद ने लिखा है। इन्होंने क्या किया है कि इमरान खान जी जो हैं उनको क्या किया है कि उनकी बहुत सारी प्रशंसा की है इसमें। ये हैं कौन, ये देखते हैं। द राइटर कंसल्टिंग एडिटर न्यूज़ वीक पाकिस्तान। तो ये न्यूज़ वीक पाकिस्तान की कंसल्टिंग एडिटर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड होंगे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सेविंग द फ्यूचर ये हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे एक्सप्लेन पेज पे। तो अभी हम एक्सप्लेन पेज पे ये जो 2 हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोई न्यूज आइटम नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं कि उसके नीचे न्यूज आइटम नहीं है। अभी एडिटोरियल एक्सप्लेन और ये सब आइडिया पेज, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं जो हमें पढ़ना है। स्टैंड विद फ्रांस, इसमें ज़्यादा न्यूज आइटम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मिल जाएगा। अभी नाइस में टेरर अटैक हुआ था। मुस्लिम ने क्या किया था कि एक मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया था कि लोगों के गले काट दिए थे। हाँ, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने फ्रांस के साथ स्टैंड लेने का डिसीजन ले लिया है। इंडिया ने कॉन्डोलेंस भी दिया उनको। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया का बहुत राइट डिसीजन था, क्योंकि एज विथ अनदर इंसिडेंट अर्लियर दिस मंथ। तो अभी पता है क्या हुआ कि अभी तो लोगों को किल कर दिया। अभी वहाँ पे क्या हुआ था कि एक टीचर थे, ठीक है,
तो टीचर ने क्या किया पेरिस में, तो टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट को प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनका कार्टून दिखाया, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया कि उन टीचर को मार दिया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद का आप कार्टून क्यों दिखा रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। अभी कल की न्यूज़ में था कि एक लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि जो पास्ट में मैस्करीन हुआ है मुस्लिम के साथ, मुस्लिम्स हैव द राइट टू एंग्री एंड राइट टू किल who had the mascarine for the Muslim in the past. So this is the thing. It shows a poor mentality, but we can't say anything. इस्लाम सेपरेटिज्म एक वर्ड आया है कि डिस्क्राइबिंग इस्लाम itself as a religion Christ and warning the reform इस्लाम इन लाइन विद फ्रेंच वैल्यूज़। तो अभी उन्होंने क्या किया है, फ्रांस के जो मैक्रोन जी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि इस्लाम वाले जो सोच रहे हैं कि वो उनका राइट टू किल करने का राइट है, सब कुछ है। उन्होंने कहा मैक्रोन ने कि इस्लाम खुद ही क्राइसिस में है। इस्लाम को अब क्या करना होगा, इस्लाम को अगर मुस्लिम्स को वहाँ पे रहना है फ्रांस में, तो उनको फ्रांस की जो लाइफ स्टाइल है फ्रांस लाइन पे वर्क करना होगा। उन्होंने एक लॉ बनाने की बात हो रही है जिसमें कि वो पावर ऑफ सर्विलांस होगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वापस आने तक इंडिविजुअल को डिपोर्ट करने के लिए शट डाउन मॉस्क, तो मस्जिद को भी बंद कर सकते हैं उस लॉ के थ्रू इफ़ दे आर परसीव टू वायलेटिंग द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ। तो अगर फ्रेंच वे ऑफ लाइफ को कोई भी जो मस्जिद है अगर वो वायलेट करेगी, वहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होंगी तो उसको भी सीज कर दिया जाएगा। फ्रांस ने ऐसा डिसीजन लिया है। अभी ए न्यू बॉडी इज नो सिल्वर बुलेट क्लियर डेली एयर विदाउट मेजरिंग ग्राउंड लेवल इट वुड मीन मोर ऑफ द सेम। तो अभी क्या हुआ कि एक नया कमीशन बनाया गया है, 18 मेंबर की बॉडी है एनसीआर में पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। तो अभी इस ऑथर ये कह रहा है कि नई बॉडी बनाने से ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, इसको ग्राउंड लेवल पर वर्क करना होगा। अब ये बॉडी क्या करेगी, ये जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं सबको सुपरसीड करेगी, जैसे कि सुपरसीड करेगी, जैसे सीपीसीबी है, ईपीसी है, तो ये सारी चीज़ें करेगी। लेकिन ऑथर कह रहा है कि सीपीसीबी और ईपीसीए 22-30 साल पुरानी बॉडीज़ हैं, इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे पहले भी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। अब इसमें ये क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पर वर्क करना होगा, नई बॉडी बनाना, कोई इस पे हम ये नहीं कह सकते कि वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। दैट इज़ द थिंग। इसका ग्लिम्स आपको मिल गया। नाउ सेविंग द फ्यूचर यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप पे लिखा गया है। बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि इन्होंने लिखा है, ठीक है, आइडिया बेस पे। इसमें मतलब पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन जितना हाईलाइटेड नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है, सब जानना है, मैं पूरा डिस्कस करूँगा। This week, the US and India held the third annual 2+2 Minister in Dialogue in New Delhi, demonstrating the strength of bilateral relationship even during these unprecedented time। तो अभी क्या हुआ है कि यूएस और इंडिया की 2+2 डायलॉग हुआ है, हर रोज़ आप न्यूज़ देख ही रहे हैं। उसमें इस टाइम पे जहाँ पे कोविड है, यूएस में इलेक्शन चल रहा है, इस टाइम पे 2+2 डायलॉग चल रहा है इंडिया और यूएस का। ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में दिखाता है। अब इसमें क्या हुआ है कि इस डायलॉग में दोनों कंट्रीज़ का, इंडिया यूएस का कॉमन विजन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो दोनों का कॉमन विजन इंडिया और यूएस का ये है कि ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो। इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क द पेस ऑफ ग्रोइंग डिफेंस कॉपरेशन सच दैट वी आर अचीविंग न्यू माइलस्टोन एवरी ईयर। तो डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस फ्रेमवर्क जो पहले था उस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन उसका हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हर साल इंडिया यूएस एक नए रिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक नया माइलस्टोन अचीव करता जा रहा है। बेका एग्रीमेंट जो है वो 4 डिकेड से नहीं हो पा रहा था, अभी हुआ है। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग एंड दैट स्ट्रेंथन द यूएस एज वेल एज इंडिया in the foreign matters. So that is the thing. The elevation of US India defense relationship is a major defense partnership in 2016 was a milestone that set a bilateral defense cooperation on a new trajectory। 2016 में जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप जो हुई थी वो ही वहाँ से माइलस्टोन स्टार्ट हुआ और डिफेंस कॉपरेशन में दोनों कंट्रीज ने एक न्यू ट्रजेक्टरी पाई है। इन दिस ईयर सिंस वी हैव इंक्रीज द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइज। तो अभी हमने एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी शुरू कर दी है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हमने करना शुरू कर दिया है। सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन आवर फोर्स, तो फोर्स के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है कॉमकासा के थ्रू एंड अदर मैकेनिज्म के थ्रू। दैट इज़ द थिंग। कॉम्प्रिहेंशन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप असाइन दैट बायलैटरल रिलेशनशिप हैज रीच्ड न्यू हाइट। तो पीएम नरेंद्र मोदी
जी ने जो अनाउंस किया था कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी पार्टनरशिप, इन सारी एक्टिविटीज़ से ये कहा जा सकता है कि वो एक नई हाइट पे पहुंच रहा है, नई 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 चीज़ें हो रही हैं। यूएस एंड इंडिया हैव ए स्पेशल रोल इन एमंग फ्री सोसाइटी, तो फ्री सोसाइटी में इंडिया और इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। इंडो पैसिफिक बेस्ड ऑन शेयर्ड कमिटमेंट टू रूल बेस्ड ऑर्डर दैट रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्री एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट। तो इंडो पैसिफिक का शेयर कमिटमेंट, इंडो पैसिफिक का शेयर कमिटमेंट दोनों कंट्रीज का क्या है कि रिस्पेक्ट बेस ऑर्डर होगा, जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी रिस्पेक्ट की जाएगी, सबकी सॉवरेंटी होगी, लेकिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्लाइट्स का भी नेविगेशन होगा, कोई भी कंट्री उस पर डोमिनेट नहीं करेगी। दिस अलाइनमेंट एग्जिस्ट नॉट ओनली इन कंसेप्ट बट इन आवर स्ट्रेटेजी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो ये सारी चीज़ें 2+2 डायलॉग इतने सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये 2018 की जो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी थी उसमें भी शामिल था। तो दैट्स वी कैन से दैट कि इंडिया इज अचीविंग इट्स टारगेटेड स्ट्रेटेजी। द सेम ये अभी क्या हुआ है, इसमें कहा गया है कि डिफेंस स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाइड द reemergence of long-term strategic competition in the central challenge to prosperity and security and called the expanding alliance and partnership in the Indo-Pacific region। तो इसको expanding alliance और partnership in the Indo-Pacific region कहा जाता है। अभी द सेम ईयर प्राइम मिनिस्टर, तो अभी क्या हुआ है कि ये कहा जाता है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो पार्टनरशिप जो बन रही है, स्ट्रेटेजी जो बन रही है यूएस के साथ, तो अभी की है, ये पहले से ही प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की थी। इंडिया ने सागर मिशन लॉन्च किया था। सागर में क्या था, सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो इंडो पैसिफिक या जितने भी रीजन उनकी ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए सागर लॉन्च किया था। अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके बारे में बता देता हूँ। Under this policy, India has deepened bilateral defense relation with Southeast Asian nation। तो Southeast Asian nation जो है उनके साथ bilateral defense relation बनाने की बात की गई थी। when preserving ASEAN centrality, तो while preserving ASEAN centrality, India is also strengthen its ties to like-minded countries। तो जितनी भी like-minded country हैं इसके मतलब उससे इंडिया ने अपनी जो टाइज है उसको मजबूत की है, जैसे कि यूएस हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। अर्लियर दिस ईयर इंडिया साइंड एक्विजिशन क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट विद द बोथ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों से मिलेगा। समझ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई मान लीजिए कोई फ्लाइट जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर उतर के वहाँ पे रिपेयरिंग हो सकती है, उसकी फीलिंग भी की जा सकती है। कोई शिप जा रही है तो उसकी भी वही हो सकती है। दैट इज द थिंग। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल यूएस इंडिया जापान मालाबार नावल एक्सरसाइज नवंबर। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है उसने वो पार्टिसिपेटर हो गई है यूएस इंडिया जापान की जो मालाबार एक्सरसाइज होती है। तो दैट इज़ द थिंग। साइबर एंड स्पेस डोमेन्स पे भी इंडिया और यूएस बात कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और स्पेस दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी अगर आएगा तो आप ये कंक्लूजन पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि बात अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो भी कंट्री साइबर और स्पेस पे अपना डोमिनेशन लेगी वही कंट्री पावरफुल कहलाएगी। Also looking to expand cooperative capacity building effort with the partner across the region to ensure that they are equipped with the tool they need to protect their sovereignty। तो ये इसमें ये भी है, हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी ऐसा करना, उनको भी इतना पावरफुल बनाना कि वो भी अपनी सॉवरेंटी को मजबूत कर सकें। क्योंकि समझ लीजिए, मान लीजिए अफगानिस्तान अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और अगर पाकिस्तान उस पर डोमिनेंस दिखाएगा, डोमिनेट करेगा, तो क्या होगा कि उसके थ्रू इंडिया को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सारी कंट्रीज के लिए किया जाता है। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। अगर आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा इंडिया यूएस रिलेशन पे तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है उसकी 3D एटॉमिक मैप बनाया गया है, जिसके थ्रू पता चलेगा और उसमें फ़ायदा भी होगा। हाउ टू रीड द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स रीड कैसे किया जाता है इसके बारे में बात की गई है। तो आपको सबसे पहले जानना है 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। द 8 कोर इंडस्ट्रीज आर कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट में पेट्रोल और डीजल आएंगे, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। अब मेजर करने के लिए क्या पहला इन्होंने बताया है कैसे लेटेस्ट डेटा को मेजर किया जाएगा। पहले में क्या होगा 2019 सितंबर का देख लेंगे, सितंबर में क्या था, उसके बाद अब की बार 2020 सितंबर का देख लेंगे, उसमें कितना गेन और लॉस हुआ है वो हम देख लेंगे। जैसे अब की बार में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम ये इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब की बार कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। दूसरा वे क्या है, द लुक एट द डेटा फोकस ऑन ट्रेंड। तो ट्रेंड जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड रहा है पोस्ट कोविड, उसकी हम बात करेंगे। तो मान लीजिए ट्रेंड समझ लीजिए बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसका मतलब कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो श्रिंक कर रही हैं। तो इन दो वे से हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डज द मीन ऑफ इकोनॉमी इज आउट ऑफ वुड। तो अगर श्रिंक कर रही है 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो एकदम बेकार हालत में, तो ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ महीने अभी और देखा जा सकता है। अभी इतनी जल्दी डिसीजन लेना कि इकोनॉमी ट्रबल में है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की इतनी बात क्यों होती है, क्योंकि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं की बेस पे हैं। अब सपोज मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बिना क्रूड ऑयल के तो चलेगी नहीं, बिना रिफाइनरी प्रोडक्ट के चलेगी नहीं, नेचुरल गैस भी लगेंगी। पावर कंजप्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मेजर चीज़ें हैं वो इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। तो अगर ये श्रिंक करती है इसका मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। 80.6 फ़ारेनहाइट वर्सेस नॉर्मल, वाई बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइनिंग ओवर टाइम। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, आगे देख लेते हैं अगर कोई हो तो आगे कोई नहीं है, यही एक लेफ्ट बचा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। मतलब देखो, आइडियल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट कंसीडर किया जाता है, लेकिन अभी जो नई रिसर्च आ रही हैं वो कह रही हैं कि ये कोई गोल्डन स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यूएस और यूरोप ऐसा माना जाता है कि यूएस और यूरोप जो है वहाँ के लोगों जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो डाउनग्रेड होता जा रहा है। जो मतलब कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहाँ के लोगों का टेम्परेचर कम हो रहा है ना। इसमें क्या है कि अब इसमें बताया गया कि किसने कैसे बॉडी टेम्परेचर, आइडियल बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया था। तो एक थे जर्मन डॉक्टर कार्ल रिनहोल्ड, अगस्त वुंडरलिंच, वो इन 1851 पायनियर मतलब जो सबसे पहले करता है उसको पायनियर बोला जाता है। उन्होंने 25,000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था यूएस में, और उसके बाद उन्होंने उसका एवरेज निकाल के बताया था कि 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो आइडियल बॉडी टेम्परेचर है। One of the largest studies published this year found that body temperature among Americans have been declining over the last 2 centuries, sorry not countries, centuries। तो 2 सेंचुरी से अमेरिकन जो है उनका बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइन होता गया है। अब इसमें एक स्टडी की गई है, साइमन जो है पहले इनके बारे में जान लेते हैं। साइमन जो है वो इंडिजीनस हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। वो इनहेबिटेड इन ए ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट राइफ with diverse pathogens from familiar one like cold or pneumonia to less familiar like hookworm and tuberculosis। तो ये लोग लेस फेमिलियर हैं इन सारी चीज़ों से, पाइथोजन से, निमोनिया से, इन सारी चीज़ों से। तो इसके थ्रू समझ लीजिए कि नॉर्मल रहता है, ठीक है। ग्रेटर एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन कैन लीड हायर इन्फ्लेमेशन विच टर्न कैन लीड टू हायर बॉडी टेम्परेचर। तो अभी क्या है ना कि अभी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन लोगों की बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, और इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा। तो ये साइमन जो है, साइमन में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टडी फाउंड एवरेज बॉडी टेम्परेचर अमंग द साइमन हैव फॉलन टू 0.09 फ़ारेनहाइट पर ईयर। तो इनका भी जो है वो फॉल हो रहा है, क्योंकि अब इसका रीजन कोई अभी क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो साइमन में पहले क्या होता था कि इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा था, तो इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इनका ज़्यादा होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी इसकी वजह से इनका भी 0.09% फॉल हुआ है। अब इसमें इसकी जो रीजन्स हैं उनकी बात हो रही है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, की जो हमारे बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला है कि बेटर हेल्थ केयर ऑन हाइपोथेसिस इट इम्प्रूव्ड हाइजीन एंड हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर और हाइजीन जब इम्प्रूव होगी तो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, इन्फेक्शन जब ज़्यादा नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं होगा तो बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो राइज नहीं करेगा, मतलब कि वो कम होगा। तो इसमें पहला
ये बताया गया है। तो वाइल द साइमन लिव इन रूरल लाइफ स्टाइल विद ए रिलेटिवली लो एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो साइमन जो है उनकी लो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर है, दे डू हैव बेटर एक्सेस देन दे डिड 2 डिकेड्स अगो। तो अभी लेकिन अभी क्या है कि अभी उनको भी बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पा रही है जो 2 दशक के पहले थी उससे अच्छी मिल पा रही है। तो इसकी वजह से 0.09% का जो टेम्परेचर है वो डाउनग्रेड हुआ है। Indeed, some infection were found to be associated with the higher body temperature, but when the statistical model adjusted the temperature finding for infection, it found that reduced infection alone could not explain the decline. तो अब इसमें ऑथर ये कह रहा है कि खाली जो बेटर हेल्थ केयर है जो इन्फेक्शन के थ्रू बात की जा रही है, केवल वही एक रीजन नहीं है कि उसकी वजह डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा रीजन दिया है लोअर इन्फ्लेमेशन। पीपल यूज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं लोग, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे कि इसमें दिया गया है आइब्यूप्रोफेन जो है बुखार वगैरह में दी जाती है, तो इससे टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर आप हमेशा यूज कर रहे हैं उस दवा का, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर लोगों का डिक्लाइन हो रहा है। अब टेम्परेचर अगर डिक्लाइन होता है किसी का या बढ़ जाता है ना, तो उसके जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती है, और डाइजेशन सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी लोगों में एक वो है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पेट सही हो जाता है अगर दर्द करता रहता है, दैट्स नॉट अ थिंग। क्योंकि देखिए जो खाना पचता है वो एक एसिड होता है, एसिड के थ्रू पचता है। अब अगर एसिड ज़्यादा हो गया या बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो बॉडी टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, एसिड इजेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से पेट सही नहीं होता और भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चाय पीने से भी प्रॉब्लम होती है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कम होगा दोनों से प्रॉब्लम होती है। सो ओके, लेट्स मूव फर्दर। ब्रीफर इलनेस सिंस पीपल हैव ग्रेटर एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट हैज इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया है, ऐसा बोला गया है कि इन्फेक्शन की जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, इसकी वजह से भी टेम्परेचर कम हो रहा है। बॉडी इज वर्किंग लेस, तो बॉडी कम वर्क कर रही है, बॉडी कम वर्क करेंगी तो हीट ज़्यादा होगी नहीं। दूसरी चीज़ इसमें क्या हाईलाइट की गई है कि लोग एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि जब उसको एसी में बैठ के प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है तो उसको वर्क करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से भी बॉडी वर्क नहीं कर पा रही है और उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा है। अब सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं? टुगेदर द फाइंडिंग अंडरलाइन दैट देयर इज नो सिंगल कॉज, तो कोई सिंगल कॉज नहीं है जो एक्सप्लेन करे, सारे फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। द रिसर्चर्स डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फाइंडिंग टू इन्फ्लुएंस हाउ डॉक्टर यूज बॉडी टेम्परेचर रीडिंग इन प्रैक्टिस। डॉक्टर्स ऑलरेडी एक्नॉलेज देयर इज नो यूनिवर्सल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम। तो रिसर्चर्स वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि कैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर का। इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर होते हैं। मान लिया टेम्परेचर की कोई सी प्रॉब्लम है और उसका आइडियल टेम्परेचर दूसरा है, उस पर पता चले ऑपरेशन कर दें तब भी प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ सकती है। Among these limitations, the study used the same type of thermometer, but not the same thermometer over the entire 16 year. In the earliest study year, the sample size was smaller, तो sample size smaller थी अब की बार। The study did not account for pregnancy or lactation, तो pregnancy और lactation को उन्होंने include नहीं किया। और the time of day when body temperature are recorded, तो जिस दिन पे रिकॉर्ड किया गया उसमें pregnancy और lactation दोनों को हटाया गया। अब एक चीज़ और भी है कि बॉडी टेम्परेचर देखिए, आप अगर जाते होंगे कहीं पे भी, लेट्स कन्फर्म दैट, कि आप लोग मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, कहीं पे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करता है कि आप मान लीजिए गए, आपको बुखार है तो आपको बॉडी टेम्परेचर वो क्या करेगा, आपके हाथ से नापेगा, नापने के बाद उसको एक बार नापेगा, उस पर कह देगा आपको बुखार है। बॉडी टेम्परेचर ऐसे नहीं नापा जाता। बॉडी टेम्परेचर पहले आदमी जाए, उसको 15 मिनट का प्रॉपर रेस्ट चाहिए इन द प्रॉपर वेंटिलेशन रूम, जहाँ पे हवा एकदम सही से है। ठीक है, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आपका वैसे भी ज़्यादा होगा। वो 10-15 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठने के बाद आराम से उसका एक बार बॉडी टेम्परेचर नापा जाए, फिर दूसरी बार नापा जाए थोड़ी देर के बाद, सॉरी फॉर दैट, उसके बाद फिर उसके बाद वो तीसरी बार में नापा जाए। तीनों बार नापने के बाद फिर उसका एवरेज निकाला जाए कि कितने से कितने के बीच में आ रहा है, फिर वो काम करना चाहिए। ऐसे होता है। ब्लड प्रेशर भी लोग नापते हैं तो एक बार भी नाप लेते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी 3 बार करना चाहिए, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर इतना करना नहीं चाहते। सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब लाइक और कर दीजिएगा जो भी आपको करना है, क्योंकि वैसे भी मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
बट सिंस अगर आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा बनाने में कि लोग देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। सो ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।